Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे robots.txt क्या होता है। जैसे robots हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सर्च इंजन है जो किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करके अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, इंडेक्स करता है, तो उसके लिए उसने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जिसको हम रोबोट्स, बॉट्स, क्रॉलर्स, स्पाइडर्स, ठीक है, ये जनरल टर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंट सर्च इंजन्स ने अपने जो रोबोट्स बनाए हुए हैं उनको डिफरेंट नाम भी दिया हुआ है, तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो रोबोट्स बेसिकली होता क्या है, करता क्या है, ये तो पता है कि क्रॉल करता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन है जो क्रॉल करती है वेबसाइट को, ठीक है। क्रॉल करके क्या करती है, जो नए पेजेस होते हैं, अपडेटेड पेजेस होते हैं, उनको सर्च इंजन में अपडेट करती है और एसईओ पर्सपेक्टिव से रोबोट्स हमारी वेबसाइट को चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है या नहीं, तो वो सब चीज़ें रोबोट्स चेक करता है, ठीक है ना। तो गूगल ने एक टूल बनाया हुआ है, एक मशीन बनाई हुई है जो एक सारा काम करती है, ऑटोमेटेड है सब। तो अब ये robots.txt फाइल जो हम अपनी वेबसाइट में बनाने वाले हैं, बेसिकली पर्पस क्या है इसका, ठीक है। तो robots.txt जो एक फाइल है जो हम वेब मास्टर्स क्रिएट करते हैं, वेब मास्टर का मतलब है साइट का ओनर जो क्रिएट करता है वेब रोबोट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो क्या कम्युनिकेशन करनी है, बेसिकली हमें रोबोट्स आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या कम्युनिकेट करना है उसमें, तो वो देखते हैं। जैसे robots.txt फाइल जो होती है, अब जो क्रॉलर्स आते हैं हमारी वेबसाइट पे उसको हम यूज़र एजेंट बोलते हैं। तो उन यूज़र एजेंट जो होते हैं उनको ये बताने के लिए बनी है robots.txt फाइल कि आपने कौन सा पेज, कौन सा पार्ट ऑफ द वेबसाइट क्रॉल करना है और कौन सा नहीं करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं robots.txt नहीं डालता तो सिनेरियो आप देखो, अगर मैं robots.txt वेबसाइट में नहीं डालता तो आप यहाँ देख रहे हो कि साइट विदाउट robots.txt फाइल हर जगह पे जाएगा, गूगल अपनी मर्जी से हर जगह पे सर्च इंजन जाएंगे। लेकिन अगर मैं robots.txt में मेंशन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे नहीं जाना, तो जहाँ पे नहीं जाना वो मैंने बताना है, बाकी जो बच गया उस पर सब पे जाएगा, ठीक है। तो विदाउट अगर बनाते हो robots.txt तो हर जगह जाएगा, आपके एडमिन सेक्शन में जाएगा, आपके प्राइवेट पार्ट्स में जाएगा, हर जगह पे जाएगा, कुछ छुपेगा नहीं गूगल से, हर चीज़ आपके मतलब भाई भेद खुल जाएंगे सारे। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो यार गूगल ना देखे, गूगल देखेगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वेबसाइट में रैंकिंग डाउन हो सकती है, पेनलाइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उन चीज़ों को हम चाहें तो गूगल से छुपा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेब क्रॉलर्स को या यूज़र एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम robots.txt बनाते हैं और उसमें मेनली ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने नहीं जाना, कौन कौन सी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आप क्रॉल करो, मैं नहीं चाहता आप क्रॉल करके उसको डेटाबेस में सेव करो, मैं नहीं चाहता उसको सेव करके आप यूज़र को दिखाओ, ठीक है। तो वैसा कुछ, तो यहाँ पे बेसिकली हम डिसअलाउ और अलाउ दोनों करते हैं, लेकिन अगर मैं ये बनाऊंगा ही नहीं तो अलाउड तो हर जगह जाना है, लेकिन मैं मेनली इसको बनाता हूँ कुछ चीज़ों को डिसअलाउ करने के लिए, ठीक है। अगर आप robots.txt यूज़ करते हो और सपोज आपने गलती से कोई ऐसा यूआरएल डाल दिया जिससे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज था वो भी ब्लॉक हो गया, तो अननेसेसरी उसकी विजिबिलिटी सर्च इंजन से गायब हो जाएगी, उस पर जो ट्रैफिक आता है सब जीरो हो जाएगा, और ऑब्वियसली उस पेज की जब हमने बोल ही दिया कि रॉबर्ट्स में डाल के इसको परमानेंटली हाइड कर दो या उसको डी इंडेक्स कर दो या इसको क्रॉल मत करो, फॉलो मत करो, तो धीरे धीरे सर्च इंजन उसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली बहुत केयरफुली यूज़ करनी है robots.txt फाइल, अगर नहीं करोगे तो इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़, तो बेसिकली क्या है कि पहले तो हम यूज़र एजेंट डिफाइन करते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, एक को या सबको। तो एक एक को देनी है तो वो भी पॉसिबल है, सबको एक साथ देनी है तो वो भी पॉसिबल। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक एक करके बहुत रेयर कोई देता है। फिर हम ये बताते हैं उसके अंदर कि क्या डिसअलाउ करना है, फिर हम ये भी बताते हैं कभी कभी कि क्या क्या अलाउड है, ठीक है। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। विद और विदाउट में हमने देख लिया क्या डिफरेंस है। तो होनी ही चाहिए robots.txt फाइल, चाहे आपकी एक छोटी सी स्मॉल वेबसाइट है 4 to 5 पेजेस की, लेकिन स्टिल अगर कुछ ब्लॉक करने के लिए नहीं भी है तो स्टिल बनाओ, ठीक है ना। ये एक रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की जो होनी चाहिए। वट वी ब्लॉक इन robots.txt, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि यार ये फाइल बना रहे हैं हम, गूगल से फाइल छुपा रहे हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें छुपी हुई है हमारी वेबसाइट में जो हम गूगल से छुपाना चाह रहे हैं, जो हम दिखाएंगे तो गूगल हमें पकड़ लेगा, हमें पैनलाइज कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो हम साइट पर में डालेंगे वो बेसिकली है कि जैसे बार बार मैं बताता हूँ कि डुप्लीकेट कंटेंट तो गूगल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, और अगर किसी ने डाला तो उसकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं कर सकती। तो अगर डुप्लीकेट कंटेंट है वेबसाइट में, सपोज टेस्टिमोनियल्स का पेज है, टेस्टिमोनियल्स अभी आपकी नई वेबसाइट है, तो आपने सोचा यार आप कितना कंटेंट लिखवा लिया है और लिखवाएंगे पैसे लगेंगे, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग दूसरी साइट से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा मॉडिफाई करके डाल देते हैं। तो मॉडिफाई करके डाला तो गूगल तो स्मार्ट है, वो तो पकड़ लेगा, वो कहेगा तो डुप्लीकेट कंटेंट है,
तो ये तो साइट क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। तो अगर मैं डुप्लीकेट कंटेंट को रोबोट्स में घुसा दूँ और गूगल को बोलूँ कि यहाँ नहीं जाना आपने, जब यहाँ जाएगा ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि कंटेंट यूनिक है कि डुप्लीकेट है, पेज में क्या इशू है क्या नहीं है, क्या एरर्स हैं, उसको लेने देना ही नहीं है। तो अगर मैं एक वेबसाइट का पेज बनाता हूँ और अगर मैं रॉबर्ट्स में डाल देता हूँ, एक ही पेज बनाता हूँ वो भी रॉबर्ट्स में डाल देता हूँ, तो गूगल के लिए मेरी वेबसाइट काइंड ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आया तो सही मेरी वेबसाइट पे, लेकिन सबसे पहले जब वो roberts.txt में गया और वहां उसने देखा कि एक ही पेज है और वो भी ब्लॉक्ड है, तो क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है, तो जो डुप्लीकेट पेजेस होते हैं जिसमें डुप्लीकेट कंटेंट होता है वो हम यहाँ पे डालेंगे, पहली बात। दूसरा, कई पेजेस ऐसे होते हैं जिनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, जैसे काफी सारे पेजेस होते हैं जिसपे हमारी वेबसाइट पे, जैसे पोर्टफोलियो का पेज है। पोर्टफोलियो का पेज ऐसे मतलब जब वेबसाइट पे यूजर आता है तो ट्रैफिक जाता है, एंगेज भी होता है, तो नॉट बैड पेज है। चाहे यूजर डायरेक्टली कभी पोर्टफोलियो पे लैंड नहीं करता, लेकिन वेबसाइट में आने के बाद जरूर विजिट करेगा। कॉन्टैक्टस भी ऐसी है, डायरेक्टली लैंड नहीं करेगा लेकिन आने के बाद जाएगा। मे बी अबाउटस भी वैसा पेज है, वाइस भी वैसा पेज है। तो ये सब पेजेस तो ऐसे हैं कि यूजर डायरेक्टली तो लैंड करेगा सर्विसेज के पेजेस पे जो वो सर्च कर रहा है, एसईओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, डायरेक्टली जो पेज उसके लिए ऑप्टिमाइज है उस पर लैंड करेगा। लेकिन उसके बाद जब वेबसाइट को ब्राउज करेगा तो होम पे भी जाएगा, वाइस पे भी जाएगा, अबाउटस पे भी जाएगा, पोर्टफोलियो पे भी जा सकता है, टेस्टिमोनियल्स भी देख सकता है, कॉन्टैक्टस पे भी जा सकता है। तो ये सब पेजेस वेबसाइट पे एंटर करने के बाद लोग ब्राउज करते हैं। तो ठीक है, गूगल को दिख रहा है यार ट्रैफिक भी है और यूजर एंगेज भी हो रहा है, और कहीं कहीं लोग तो वाइस से फॉर्म भर देते हैं, कहीं लोग टेस्टिमोनियल से फॉर्म भर देते हैं। तो टेस्टिमोनियल जैसे मैंने डाल तो दिया था रॉबर्ट्स में, तो फिर यूजर कैसे जा रहा है? तो टेस्टिमोनियल्स का रॉबर्ट्स में डालने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्वर से हट गया, वो सिर्फ मैंने बोला कि गूगल इंडेक्स मत करो, ठीक है ना, बाकी मेरे सर्वर पे पड़ा हुआ है, मेरी वेबसाइट में आने के बाद हर कोई जा सकता है उसके बाद। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बेसिकली रहेंगी इसके अंदर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ लो क्वालिटी पेजेस की। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक टूल था जो मैंने वर्डप्रेस के लिए लिया था, और जिससे होता क्या था कि जब भी मैं कोई आर्टिकल डालता था अपने ब्लॉग में, वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे शेयर हो जाता था। अब सोशल मीडिया के लिए हमने बहुत सारे बैनर्स बनवा रखे थे। एक इंडिविजुअल सुबह शाम बस यही काम है उसका कि वो साइट्स खोले और बैनर को अपलोड करके शेयर कर दे। तो मतलब ये कोई फ्रूटफुल काम नहीं है, ये कोई लर्निंग वाला काम नहीं है। तो बेसिकली ये काम अगर ऑटोमेटेड टूल कोई करेगा तो ज़्यादा बेटर है। ह्यूमन तो कोई सीख नहीं रहा इससे, एक बहुत बोरिंग सा और टीडियस सा काम है ये, ठीक है ना। तो मैंने एक टूल लिया, उस टूल का नाम था ब्लॉग टू सोशल। जो भी ब्लॉग में डालूंगा सोशल मीडिया पे शेयर हो जाएगा। कहाँ पे? बहुत सारी प्रोफाइल्स, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे ग्रुप्स, उसके अंदर ऐड करने का ऑप्शन था। तो मैंने फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, गूगल माई बिजनेस के जो पेजेस होते हैं उसके अंदर भी एक पोस्ट का ऑप्शन होता है। जो भी मैं ब्लॉग डालता था हर जगह पे शेयर हो जाता था। फिर मैंने क्या सोचा कि यार ये जो हम बैनर जो हैं वो शेयर करवाते हैं और एक बंदा लगा रहता है पूरा दिन, तो फिर मैंने देखा ये ब्लॉग टू सोशल में क्या होता था, आर्टिकल शेयर हो जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, अपने जितने भी बैनर्स थे उनके एक सेपरेट पेजेस बनवा दिए, और उस पेजेस में थोड़ा बहुत कंटेंट जो डुप्लीकेट था हर पेज में, और मैंने उसको उस पर एक यूनिक इमेज डलवा दी जो मैं चाह रहा था सोशल मीडिया पे शेयर होती रहे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये पेजेस, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया में आप इतनी सारी, आपको बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं, आप कितना क्लिक करते हो, कितना बार है कि आप वेबसाइट पे जाते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आपने वो पेजेस बनाए और वो ब्लॉग टू सोशल ने जब ऑटोमेटिकली शेयर करना शुरू किया, तो अब वो पेजेस जो थे, एक तो उसमें डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, जो आप चाहते हो कि ऐड के मतलब जो बैनर के साथ शेयर हो, एक तो डुप्लीकेट कंटेंट, दूसरा उस पेज पे कोई क्लिक करके आ नहीं रहा। जब क्लिक करके नहीं आ रहा तो एंगेजमेंट कैसी होगी? अब एंगेजमेंट नहीं होगी तो जैसे अब एंगेजमेंट का मतलब होता है कि कोई लाइक शेयर नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा पेज पे आके, या कोई नीचे कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स में भी क्या करेगा, क्योंकि उस पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसके लिए। तो काइंड ऑफ वो जस्ट पेजेस बने थे सिर्फ सोशल मीडिया में ऑटोमेटिक शेयर करने के लिए। उन पेजेस में ना तो कुछ अच्छा कंटेंट था, सिर्फ बैनर शेयर हो रहा था, और ना कुछ मतलब हेल्प थी यूज़र के लिए। तो कहाँ से एंगेज होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे पेजेस में, जैसे हर पेज का आपको पता है, जैसे वेबसाइट का होता है डोमेन अथॉरिटी, वैसे हर पेज का होता है पेज अथॉरिटी। और सारे पेजेस की पेज अथॉरिटी को अगर मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ पेजेस से, तो आ जाती है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, तो अगर सपोज मेरे पास 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस काफ़ी अच्छे हैं, सब पे लोग ट्रैफिक जाता है, और एवरेज है उसका, डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब डोमेन अथॉरिटी, एवरेज उसका है 40, 10 पेजेस का है 40। लेकिन अगर मैं उसमें 10 पेजेस ऐसे ऐड कर दूं जिसमें डुप्लीकेट कंटेंट और सिर्फ इमेज है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो इनकी जो पेज अथॉरिटी होगी ना, 5-10 पहुंचेगी एक आधे साल में आगे, 5 या 10। तो अगर सपोज मेरे पास 10 पेजेस थे 40 डीए वाले, फिर 10 पेजेस और ऐड हो गए जिनका एवरेज लगा लो 10 है, तो मतलब 10 का हो गया 100, और इधर वाले 10 का 40 के एवरेज के हिसाब से हो गया, टोटल देखा जाए तो 400। एवरेज सभी तो 40 आया 10 के हिसाब से, तो इधर का एवरेज 40, न्यू पेजेस का 10। अगर मैं इन पेजेस को कर दूं मर्ज, तो मतलब 20 पेजेस का कितना हो गया टोटल, 400 प्लस 10 के हिसाब से 500, तो 20 पेजेस का 500। पहले था 10 पेजेस का 400 स्कोर था, डिवाइड कर दिया 10 से तो हो गया 40।
लेकिन अभी पेजेस होगा 10 + 10 20 और इसका 400 इसका 100 हो गया 500। तो 500 को डिवाइड करूँगा तो 20 से तो कितना आएगा 25। तो अगर मैं उन पेजेस को रोबोट्स में नहीं डालता और उसकी वजह से गूगल उसको कंसिडर कर लेता है तो ओवरऑल वेबसाइट के पेजेस बढ़ जाएंगे और गूगल को दिख रहा है कि आधे पेज काम के आधे नहीं है, तो मेरी अथॉरिटी को गिरा देगा। तो अगर मैं इन लो क्वालिटी पेजेस को अगर रोबोट्स TXT में डाल दूं तो गूगल के लिए है ही नहीं, और सोशल मीडिया पे वो टूल शेयर करता रहेगा क्योंकि मेरे सर्वर पे तो पड़े हैं। लेकिन क्योंकि मैं गूगल में उसको इंडेक्स नहीं करा रहा, मैं उसको क्रॉल करने की परमिशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए अभी भी मेरी वेबसाइट में 10 ही पेजेस हैं। ठीक है, तो लो क्वालिटी पेजेस बेसिकली ये होते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक साइट बनाई, लाइव दिखाता हूँ आपको। ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी। अब जब मैंने ये वेबसाइट बनाई तो वी वर 2 पार्टनर्स, हम 2 पार्टनर थे। मैं करता था एसईओ मेरा काम था, वेबसाइट भी मैंने बनाई थी, एसईओ भी मैं करता था। एसईओ की जो लीड्स आती थी उसका मुझे कट मिलता था और वो करता था इसी वेबसाइट का पीपीसी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ फंस गए हम कि अगर ये एक ही वेबसाइट होती तो अगर मैं उसका और अपना दोनों का नंबर डाल देता तो यूज़र किस नंबर पे क्लिक करेगा नहीं पता। हो सकता है कि कोई एसईओ से आया हो लेकिन कॉल उसको कर दे, कोई पीपीसी से आया हो कॉल मुझे कर दे। तो बेसिकली हमने डिवाइड किया हुआ था कि तुम पीपीसी कर रहे हो तो पीपीसी का जो लीड आएगा उसका कट जो है फीस से तुम्हें मिलेगा, और जो मैं एसईओ से एफर्ट करके लेके आऊँगा लीड उसका कट मुझे मिलेगा। तो फिर हमने बहुत सोचा यार अब ऐसा करेंगे तो फिर हमें 2 वेबसाइट बनानी पड़ेगी। 2 वेबसाइट बनाएंगे तो फिर मे बी डोमेन तो एक में काम हो जाएगा, फिर होस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे हम, और वेबसाइट मैं ही बना रहा था उस टाइम। मुझे 2012 की बात बता रहा हूँ, उतना आइडिया भी नहीं था वेबसाइट का कि इस चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, जब मैंने सोचा क्योंकि मैं एसईओ में था कि हमारे पास एक robots.txt फाइल होती है, क्यों ना मैं इस पूरी वेबसाइट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दूँ, पूरी वेबसाइट की एक डुप्लीकेट कॉपी। अब क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी है तो कंटेंट भी सारा सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेआउट भी सेम, सब कुछ सेम। लेकिन उस डुप्लीकेट कॉपी में मैंने क्या किया, जो 10 पेजेस की वेबसाइट है मान लो, 10 पेजेस मैंने डुप्लीकेट बनाए। इसमें मैंने फ्रेंड का नंबर डाल दिया, इसमें जो फॉर्म भरेगा वो फ्रेंड की ईमेल आईडी पे जाएगा, और जो मेरी करंट वेबसाइट थी उस पर मेरा फ़ोन नंबर, और जो फॉर्म भरेगा वो मेरे ईमेल आईडी पे आएगा। तो हमने बहुत ईजिली कर लिया ये काम। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी कि यार वेबसाइट में हर पेज 2-2 बार था। अब 2-2 बार था तो फिर गूगल देखते ही उसको तो मतलब वो पेनलाइज करने के लिए आएगा कि इन्होंने डुप्लीकेट डाला हुआ है, वेबसाइट क्वालिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन सारे पेजेस को रोबोट्स के पीछे हाइड कर दिया। तो जैसे ही रोबोट्स में डाल दिया, गूगल के लिए वो 10 पेज जो नए बनाए थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन पीपीसी में क्योंकि हम ऑर्गेनिक लिस्टिंग में नहीं आते, पीपीसी में हम जब भी हम पीपीसी करते हैं हम एक ऐड बनाते हैं, ऐड के अंदर एक लैंडिंग पेज यूआरएल होता है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा भी यूआरएल डाल दोगे जो ब्लॉक्ड है, वो गूगल में इंडेक्स ही नहीं हुआ, अभी सर्च इंजन के डेटाबेस में है ही नहीं, तब भी साइट खुलती। लेकिन एसईओ में अगर आपको लिस्टिंग में आना है तो पहले डेटाबेस में जाना पड़ता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। यही तो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था एसईओ और पीपीसी में। क्या डिफरेंस होता है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एसईओ गाइडलाइंस पे, तो इसलिए हम robots.txt भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। पीपीसी में कोई चक्कर नहीं है, चाहे रोबोट्स में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड में आप डेस्टिनेशन यूआरएल भी बोल सकते हो, उसको फाइनल यूआरएल भी बोल सकते हो, लैंडिंग पेज यूआरएल भी बोल सकते हो। आप जो भी डालोगे चाहे वो डेटाबेस में हो ना हो, गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के, यूज़र आपका लैंड करेगा उस पर। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया और मुझे लगा कि मतलब मेरा काम हो गया था उससे। अब एक हो गया डुप्लीकेट, एक हो गया लो क्वालिटी। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। जैसे वर्डप्रेस की बात करूं तो अगर हैक होने के चांस हैं तो हैक तभी हो सकती है मे बी जब कोई यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, तभी तो सी पैनल में जाके हैक करेगा उसको। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर 99% वर्डप्रेस की साइट्स में /admin लिख के आप एंटर करोगे तो यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। अब बहुत सारे जो हैकर्स हैं मे बी वो कुछ ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन डलवा देते हैं आपके लैपटॉप के अंदर, तो उससे होता क्या है कि मतलब यूजर आईडी पासवर्ड आपका पता चल जाता है। ब्राउजर सेटिंग में ब्राउजर में आपका कुछ सॉफ्टवेयर डलवा दिया, आपको पता नहीं चला, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो फटाफट नेक्स्ट करते हो, उसमें 2 सॉफ्टवेयर और डाउनलोड हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ और ही टर्म्स होती हैं जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन अगर उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल भी गया, लेकिन मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं अपना जो /admin करके वो यूज़र आईडी पासवर्ड खुलता है उसका नाम ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, उसका नाम ही चेंज कर सकते हैं, वैसा भी प्लगइन आता है, ठीक है ना, सर्च कर लेना मिल जाएगा, कस्टम एडमिन यूआरएल ऐसा कुछ लिखना तो आ जाएगा वर्डप्रेस के अंदर। और जब मैं नया बनाऊंगा उसको मैं रोबोट्स में डाल दूंगा कि रोबोट्स उस नए वाले को क्रॉल कर लेगा तो सर्च इंजन में दिखाना शुरू कर देगा उसको। देखो सर्च इंजन में कोई भी मेरे सारे इंडेक्स पेजेस कैसे देख सकता है, बड़ा ही आसान तरीका है। तो वो तरीका है ये, जैसे कोई भी डालता है यहाँ पे साइट कोलन एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग institute.in एंटर करूँगा तो मेरी वेबसाइट के जितने पेजेस गूगल के अंदर इंडेक्स हैं 2390 वो सारे आ जाएंगे।
तो 2390 में वो भी आ जाएगा, जो मतलब मेरे प्राइवेट पेजेस हैं जो मैंने रोबोट्स में नहीं डाले हुए। तो वो सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं चाहता कि सर्च इंजन में किसी भी हालत में दिखे, वो सब रोबोट्स में होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं होगा तो फिर इशू है। तो यहाँ पे हम अपने लॉगिन पेजेस को भी डाल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कार्ट को भी ई-कॉमर्स वाले डाल देते हैं, मेरी साइट तो कार्ट है नहीं तो मैं तो नहीं डालूंगा, तो मैंने एडमिन डाला हुआ है, मैं आपको अभी अपना दिखाऊंगा। डुप्लीकेट कंटेंट जहाँ पे वो मैंने डाला हुआ है, लो क्वालिटी पेजेस मैंने डाले हुए हैं। अब मेरी वेबसाइट में एक मतलब चीज़ है जिसकी वजह से ना बहुत सारे एरर्स आए मेरी वेबसाइट में, और उन एरर्स की वजह से मुझे एक मतलब ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम्स आती है तो आप सीखते हो। तो एक चीज़ मुझे मिली, डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स। अब ये होता क्या था बेसिकली, तो दिखाना चाहूँगा आपको। तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली, ठीक है। अब robots.txt में जाने के लिए, robots.txt जब फाइल बनती है तो मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट में कि कहाँ सेव करते हैं, लेकिन मैं अभी अपनी खोल के दिखा रहा हूँ जस्ट आपको। ये मैंने अपनी robots.txt खोली और आप देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे पेजेस को यहाँ पर डिसअलाउ किया हुआ है, ठीक है। और WP लॉगिन भी देखो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे कि कोई लॉगिन पेज पे ना जाए। और एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, जैसे मेरी वेबसाइट जो है ना बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट है। जो आप ये वाली वेबसाइट देख रहे हो मेरी, ये मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। आप किसी भी पेज पे जाओगे तो आपको लास्ट में दिखेगा .html, तो ये स्टैटिक HTML वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि आगे एक फोल्डर बना हुआ है जिसको डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ब्लॉग नाम से। तो मैंने क्या किया हुआ बेसिकली अपने सर्वर पे जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है और डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिकली मेरी एक डोमेन में दो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट चल रही है, एक स्टैटिक है और अगर आप ब्लॉग फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे पूरी डायनेमिक वेबसाइट है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, मैंने क्लिक किया, और डायनेमिक की पहचान क्या है कि आपको देखो लास्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं आता। जैसे यहाँ पे देख रहे हो .html तो पता चलता है स्टैटिक वेबसाइट है, और इससे पता चलता है ये डायनेमिक वेबसाइट है। यहाँ पे देखो कोई सर्च बार नहीं है, यहाँ पे देखो सर्च बार है और काम भी कर रहा है। तो बेसिकली ये जो डायनेमिक वेबसाइट है जो मेरा ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग जो है वो स्टैटिक में नहीं बन सकता, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी एक वर्डप्रेस की साइट। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं पूरी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर दूं वर्डप्रेस में, लेकिन फिर यूआरएल्स की प्रॉब्लम आ जाती। मेरे यूआरएल्स हैं .html और वर्डप्रेस में मतलब HTML नहीं आता, तो बहुत सारे यूआरएल्स को मुझे रीडायरेक्ट करना पड़ता है या वो सब ब्रोकन हो जाते हैं, एसयू वैल्यू मिलने में या ट्रांसफ़र होने में टाइम भी लगता है इसके अंदर, तो बहुत रिस्की थी। तो मैंने स्टैटिक को बिल्कुल टच नहीं किया और मैंने जो ब्लॉग बनाना था वो मैंने एक सेपरेट डायरेक्टरी बनाई और उसमें क्रिएट कर लिया। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और डायरेक्टरी को भी मेन डोमेन का पार्ट ही माना जाता है, तो उसकी पूरी वैल्यू जो मैं ब्लॉग मेंटेन करता हूँ, जो ट्रैफिक आता है सब कुछ आता है, उसकी वैल्यू मेन डोमेन को भी मिलती है, तो कोई इशू नहीं है। तो हुआ क्या, यहाँ पे स्टोरी क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि मेरा जो ब्लॉग है उसके अंदर एक ब्लॉग का फोल्डर है और फिर पेज का नाम है, और जो मेरा स्टैटिक यूआरएल है उसके अंदर पेज का नाम है और लास्ट में HTML है। तो मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि जो जहाँ पे ब्लॉग आएगा वहाँ पे HTML नहीं हो सकता ख़त्म, और जहाँ पे HTML आएगा वहाँ पे ब्लॉग नहीं है। लेकिन मेरे पास जो एक गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल देता है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम पहले गूगल वेब मास्टर भी बोलते थे, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कवरेज, और पहले एक ऑप्शन होता था जिसका नाम था क्रॉल एरर्स। जैसे मैं अभी भी है वो ऑप्शन, मैं दिखाऊंगा एक बार पुराने वाले वेब मास्टर के। जैसे क्रॉल स्टैट्स है, पहले होता था क्रॉल एरर्स। अब सारे एरर्स जो है ना वो कवरेज में आते हैं। अब कवरेज के अंदर, ठीक है, जैसे कवरेज के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे पहले एक ऑप्शन होता था नॉट फाउंड। तो क्या हुआ, ये पेज भी है मेरे पास, ये पेज भी है मेरे पास, लेकिन अगर डायनेमिकली ऑटोमेटिकली ये पार्ट यहाँ पे लग जाएगा तो पेज खुलेगा थोड़ा ना, नॉट फाउंड ही खुलेगा। देख लो अभी आप, ऊपर आ रहा है देखो पेज नॉट फाउंड, ठीक है। वो पेज नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं खुला। तो अगर मैं बैक करता हूँ वापस से, अगर ब्लॉग के साथ एक नॉर्मल पेज लगा हुआ है तो खुलेगा ही, जो ब्लॉग का आर्टिकल का पेज है। लेकिन ऑटोमेटिकली होता क्या था कि मेरा जो डोमेन वो गूगल दिखाता था वेब मास्टर में कि ये नॉट फाउंड पेज है, मुझे नहीं मिला ये पेज, ठीक है ना। तो मैं इमीडिएटली गया अपने पेजेस सेक्शन में, फिर मैं गया पोस्ट सेक्शन में, मैंने कहा ये तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो फिर जो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, तो ना तो वो एडिट हो सकती है ना वो डिलीट हो सकती है। तो मतलब फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार ये यूआरएल क्या है, ये अपने आप बनते जा रहे हैं। अब जब अपने आप बनते जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टच, आई कैन नॉट एडिट, आई कैन नॉट डिलीट। तो फिर सॉल्यूशन क्या बचता है लास्ट में एक, अब जब तक गूगल को दिखेंगे गूगल बोलेगा नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, अगर गूगल से ही छुपा लिया जाए तो। और गूगल से छुपाने का क्या तरीका है, robots.txt। तो robots.txt में मैंने सारे कॉपी किए और robots.txt में डाल दिए, और उस दिन के बाद वो यूआरएल दोबारा नहीं आए, लेकिन नए आए, और भी बहुत सारे बने तो वो आए।
उनको भी उठा के डाल दिए। तो जब तक आते रहे मैं डालता गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो यूआरएल देख रहे हो, देखो स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग से और ख़त्म किस पे हो रहा है, HTML। तो इनको बोलते हैं डायनेमिक यूआरएल्स, डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स। मैंने नहीं किए, मे बी कैसे हो गए वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मे बी शायद मेरी आधी वेबसाइट स्टैटिक आधी डायनेमिक है, तो बेसिकली कुछ हो गया हो, तो वैसा कुछ हो सकता है। और ये जो पेजेस हैं आप देख रहे हो, बहुत सारी लोकेशन के पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। तो क्या है, मेरी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग के 10-12 लोकेशन के पेज तो एक्टिवली चल रहे हैं, उनमें मैंने एकदम यूनिक कंटेंट डाला हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, उन्हीं की कॉपीज करके मैं सोच रहा था कि बना ही रहा हूँ पेज, सारे ही बना देता हूँ। अब सारे ही बना दिया तो सबका कंटेंट तो था नहीं मेरे पास। तो जब तक कंटेंट नहीं आ जाता तब तक उसको यहाँ पे रख दो robots.txt में, ठीक है। गूगल के लिए है ही नहीं पेजेस, और आपने तो कर ली मेहनत, जैसे जैसे कंटेंट डालते जाओगे निकालते जाना बाहर, ये भी एक ऑप्शन है। अब जैसे क्या है, कुछ पेजेस मेरे पास थे पहले, तो गूगल ने क्रॉल कर लिया। अब जो गूगल ने क्रॉल कर लिया, और फिर जब नेक्स्ट टाइम गूगल आया तो वो कह रहा है ये पेज कहाँ गया, नॉट फाउंड, सीधा बोलता है नॉट फाउंड। अब जब मैंने डिलीट ही कर दिया और अब आप नॉट फाउंड में दिखा रहे हो, तो डिलीट पेज को फर्दर कैसे डिलीट करूँ और एडिट करूँ, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है। तो गूगल का कहना यह है कि जो पेज मैंने पकड़ लिया एक बार, और उसके बाद चाहे उसको रीनेम कर दो चाहे डिलीट कर दो, मेरे लिए तो वो नॉट फाउंड है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई पेज बना रहे हो और फिर उसको एडिट भी कर रहे हो, और उसके पहले अगर गूगल ने क्रॉल कर लिया, तो पहले वाला जो यूआरएल आपका बना था वो रॉबर्ट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब क्या हुआ, मेरी काफ़ी सारी साइट्स थी, तो मेरे पास सर्वर एक ही था, तो मैं बहुत सारी ना ट्राई करता रहता, अपने सर्वर पे डाल देता था। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि सर्वर पे मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राई करने के बाद इमीडिएटली हटा दूँ, मैं हटाना भूल गया। इतनी देर में गूगल ने क्रॉल कर लिया, बाद में मैंने हटा दिया, ठीक है ना, लेकिन गूगल तो क्रॉल कर चुका था, वो उसने तो पूरी की पूरी लिस्ट उठा के डाल दी, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड। तो अब एक फोल्डर डाला मैंने, ESTA, मैंने एक साइट बनाई थी, एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया, ठीक है। मतलब आइडिया था उसके पीछे कुछ, तो उसके बहुत सारे पेजेस थे, वो मैंने डाल दिए, और उसके बाद गूगल ने उसको क्रॉल कर लिया, और फिर मैंने जब डिलीट कर दिए तो फिर वो नॉट फाउंड में आना शुरू हो गया। तो मैं अब या तो मैं 20 पेजेस के यूआरएल एक एक करके डाल देता, लेकिन उसका शॉर्टकट देखो क्या किया मैंने फोल्डर का नाम दिया, और उसके जितने भी यूआरएल थे उसकी जगह पे मैंने स्टार डाल दिया, और क्योंकि वो स्टैटिक वेबसाइट थी, खत्म हो रहे थे सारे यूआरएल .html से, तो .html लिख दिया, सारे ब्लॉक हो गए अपने, ठीक है। फिर मैंने एक और साइट बनाई थी सिर्फ PPC सर्विसेज की, नाम दिया था ESTI PPC। इसके भी बहुत सारे पेजेस मैंने सर्वर पे लाइव करके देखे कि यार मोबाइल में कैसे दिखते हैं, डेस्कटॉप में कैसे दिखते हैं, अलग अलग ब्राउजर में कैसे दिखते हैं। तो फिर जितनी देर में ये हटाता ये भी क्रॉल हो गई, ठीक है। तो फिर इसको भी ब्लॉक करना पड़ा ऐसे। फिर बहुत सारे पेजेस ऐसे थे जो मैंने कभी बनाए थे, फिर डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं वो सर्विस देनी बंद कर दी मैंने। वो क्योंकि गूगल क्रॉल कर चुका था, वो भी नॉट फाउंड में दिखाना शुरू कर दिया, वो भी रॉबर्ट्स में डालना पड़ा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखा, आर्टिकल के कंटेंट के हिसाब से मैंने 3-4 इमेजेस भी डाल दी। तो हुआ क्या, वो जो 3-4 इमेजेस थी उसके पेजेस अपने आप क्रिएट हो गए। इमेज का यूआरएल खुल जाता है अलग से, लेकिन इमेज का पेज बनना और उस पर सिर्फ एक इमेज आना, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। मैंने वो जो बनाए थे जो शेयर करने के लिए वो डिफरेंट था, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट। ये में क्या हुआ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें 3 इमेजेस डाली, और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उन 3 इमेजेस के 3 सेपरेट पेज बन गए, ठीक है। तो अब 3 सेपरेट पेज बन गए जिसपे किसी ने नहीं जाना। ये तो मैं सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर रहा, तो ट्रैफिक के तो जीरो चांस है। तो उन सारे यूआरएल्स को मैंने लेके ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो इसलिए देख लो मेरी robots.txt इसलिए ही बड़ी है, क्योंकि वो जो स्टैटिक और डायनामिक का इशू है ना, मे भी शायद उसकी वजह से, तो आप सबको ये इशू नहीं आएगा। तो ये मैंने डाला हुआ है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ओके। अब चलो ठीक है, एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, चलो पहले पढ़ लेते हैं इसमें। तो ये इनको बोलते हैं डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स। तो डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स, ठीक है, लो क्वालिटी पेजेस, डुप्लीकेट, एडमिन, कार्ट। और अब क्या होता है कि गूगल जब हमारी साइट पे फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम मतलब जब भी आता है विजिट करता है, तो सबसे पहले रॉबर्ट्स में जाता है कि यार मुझे कहाँ जाना की परमिशन नहीं है, वो जाके देख लेता हूँ पहले, ठीक है, अदरवाइज तो सब पे चला जाएगा। तो पहले जाके चेक करता है कि कहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो वो सबसे पहले जाता है, जब भी साइट में आएगा रॉबर्ट्स में जाएगा। अब robots.txt फाइल के बाद एक फाइल और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे गूगल नेक्स्ट जाता है, या वो फाइल गूगल को ये बताती है कि वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, वेबसाइट लास्ट कब अपडेट हुई थी, कौन सा पेज अपडेट हुआ था, कौन सा पेज नया ऐड हुआ है, कौन सा पेज डिलीट हुआ है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अलग से पूरा इसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये एक और यूआरएल है जो हम अपने साइट मैप में डालते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लास्ट में आप देखो, साइट मैप मैंने दो यूआरएल डाले हुए, एक मेरी स्टैटिक वेबसाइट के लिए, एक मेरा डायनेमिक ब्लॉग के लिए।
तो ये सब डाला हुआ हमने। तो व्हाट वी ब्लॉक के अंदर क्लियर हो गया आपको, जो डायनेमिकली क्रिएट होगा वो डालेंगे, लो क्वालिटी डालेंगे, डुप्लीकेट डालेंगे, लॉगिन पेजेस डालेंगे, कार्ट वाला डाल सकते हो, चेकआउट वाला डाल सकते हो, और XML वाला जो आपका साइट मैप है वो डाल सकते हो। वो आप डिसअलाउ नहीं कर रहे, वो आप वहाँ पे इसलिए डाल रहे हो क्योंकि सो दैट जब गूगल उस पर जाए तो उसको दिख जाए अच्छा ये URL है, तो उसको गूगल के जो क्रॉलर हैं वो तो URL को फॉलो करते हैं, तो जब URL दिखेगा तो उस पर चले जाएंगे। और उसका नाम भी उसको पता है क्या है, साइट मैप। साइट मैप का मतलब क्या होता है वो भी उसको पता है, ठीक है। साइट मैप दो टाइप के होते हैं, जैसे एक साइट मैप होता है XML जो यूज़र गूगल के लिए होता है, और एक होता है HTML जो यूज़र के लिए होता है। तो गूगल को पता है ये अच्छा XML की बात हो रही है और ये मेरे लिए ही डाला गया है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली चला जाता है, और बाकी उसको पता है क्या काम करना है इसके अंदर जाके। अब ये समझ लिया कि डालना क्या क्या है, ये समझ लिया कि robots.txt होता किस लिए, अब बनाते कैसे। तो बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले तो आप जैसे डेस्कटॉप पे अगर विंडोज़ की बात करूँ तो राइट क्लिक करो और न्यू पे जाके जो बॉक्स आता है न्यू पे जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। राइट क्लिक करके रीनेम कर लो उसको रोबोट्स ROBOTS ऑल इन स्मॉल, ROBOTS ऑल इन स्मॉल। आप देखो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि R कैपिटल TXT कैपिटल विदाउट S बिल्कुल नहीं चलेगा, S भी होना चाहिए और R भी स्मॉल होना चाहिए, तभी क्रॉलर्स उसको रीड कर पाएंगे, अदरवाइज रीड ही नहीं करेंगे वो। तो डालना ना डालना एक ही बात हो जाएगी। फिर उसमें हम ब्लॉक क्या करते हैं, जैसे लो क्वालिटी पेजेस, डुप्लीकेट कंटेंट के भी पेजेस ही होते हैं, लॉगिन के भी पेजेस ही होते हैं, डायनेमिकली URLs के भी पेजेस ही होते हैं। तो हम उसमें क्या मेंशन करते हैं, जो पेजेस और जो फोल्डर्स हमें ब्लॉक कराने हैं, हमें क्रॉल नहीं कराने, वो डालते हैं। फिर इसको बनाने के बाद अपलोड कहाँ करते हैं, अपलोड द फाइल इन द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। जो आपका सर्वर है, सर्वर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है public_html, उसके अंदर जाओगे तो वो आपका रूट होता है, उस रूट के अंदर इस फाइल को डाल देंगे। अब रूट में डाली है, रूट में डाली है तभी तो ऐसे खुल रही है, URL/robots.txt। एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा मैं आपको भी। अब ये तो मैंने अपने की बात करी, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट/robots.txt। फेसबुक की बात करें तो facebook.com/robots.txt, इसने भी रूट में डाला हुआ। google.com/robots.txt, इसने भी रूट में डाला हुआ। इसने भी बहुत सारे पेजेस अलाउ डिसअलाउ किए हुए आप देख रहे हो। यूज़र एजेंट का मतलब क्रॉलर्स, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हर क्रॉलर के लिए है, हर सर्च इंजन रोबोट्स के लिए है। फेसबुक ने अलग अलग दी हुई है, एप्पल बॉट को अलग दी हुई है, बैदूस पैड। एप्पल बॉट मतलब वो हो सकता है एप्पल का बॉट जो सफारी, ठीक है, सफारी भी एक सर्च इंजन है, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, सफारी तो एक ब्राउज़र है, ठीक है। एप्पल बॉट, बैदू स्पाइडर, बिंग बॉट, बिंग बॉट नाम से पता चल रहा है बिंग का है, ठीक है। फिर गूगल बॉट गूगल का है, गूगल बॉट इमेज भी गूगल का है। फिर लिंक्डइन बॉट, MSN बॉट, नेवर बॉट, पिंटरेस्ट बॉट, सेजनम बॉट, ये सब सर्च इंजन हैं। और ये देखो आ गया स्लर्प, ये किसका किसका रोबोट का नाम है, ये है याहू का, ठीक है ना, याहू का है ये, टियोमा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। फेसबुक की लिस्ट लंबी है, तो किसी ने भी डाला हुआ है रूट डायरेक्टरी में डाला हुआ, तो आपने भी रूट में ही डालना, कहीं और नहीं डालना, ठीक है। तो ये तरीका रहता है। अगर आपको ये मतलब आप robots.txt फाइल नहीं बना पा रहे तो इजी सॉल्यूशन बताता हूँ आपको भी एक। तो ये आप देखो मैंने एक यहाँ पे URL दिया हुआ है, ये URL मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद नीचे आते हैं, डिसअलाउ करने के अलाउ करना है, ठीक है। डिसअलाउ करना है, सपोज कोई पेज है जैसे SEO.html पेज है कोई, डिसअलाउ पे टिक करना है, ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करोगे, ठीक है, अभी आएगा नीचे, रुको। फिर यहाँ पे मैंने लिखा testimonials.html, इसको भी ऐड करो। वो कह रहा है कि शुड स्टार्ट विद स्लैश, तो स्लैश के साथ डालूंगा तो देखो नीचे ऐड हो गया, इसमें भी डालूंगा ये भी नीचे ऐड हो जाएगा। अब जैसे साइट मैप डाला हुआ था लास्ट में, तो साइट मैप भी डाल देंगे यहाँ पे, http://www.abc.com/sitemap.xml। जैसे ही डाला देखो लास्ट में आ गया, कोई डिसअलाउ अलाउ नहीं होता, सीधा आ जाता है साइट मैप कोलन वो पाथ जहाँ पे आपने साइट मैप को सेव किया हुआ। और इसको भी नॉर्मली आप देख रहे हो रूट में डालते हैं, जो भी इमीडिएट नेक्स्ट टू डोमेन शुरू हो जाता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो जो भी पेजेस आप यहाँ पे डाल रहे हो वो ब्लॉक हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ एडवांस में ही, जैसे आपने यहाँ पे डाला
इमेजेस का मतलब पूरा इमेजेस का फोल्डर ब्लॉक कर दिया आपने, पूरा इमेजेस का फोल्डर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे इमेजेस ब्लॉक हो जाएं, चलो ठीक है, लेकिन लोगो ब्लॉक ना हो। अगर कोई मेरा ब्रांड नेम डालता है और गूगल इमेजेस में जाता है तो एटलीस्ट मेरे लोगो तो आना चाहिए, चाहे मेरी बाकी इमेजेस ना आए। तो सपोज इमेजेस के फोल्डर के अंदर लोगो है मेरा, logo.png, इसको अलाउ कर दो। तो पूरा इमेजेस का फोल्डर ब्लॉक करने के बाद उसके अंदर का एक पर्टिकुलर फाइल अगर अनब्लॉक करना है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और किया, जैसे डिसअलाउ करता हूँ मैं यहाँ पे, कोई एक फोल्डर है जो मैंने डिसअलाउ करना है, तो ये मैंने कर दिया। लेकिन ये जो फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल थी, ठीक है ना, या उसके अंदर एक कोई भी फाइल हो सकती है HTML, इसको मुझे अलाउ करना है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं पूरे एक फोल्डर को ब्लॉक करके एक चीज़ को अनब्लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे भी पूरे फोल्डर को ब्लॉक किया, लेकिन उसके अंदर की जो एक फाइल थी उसको अनब्लॉक कर दिया। तो ये बेसिकली तरीका होता है डालने का। तो इसको और डिटेल में समझेंगे अभी आगे जाके। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मैनुअली भी कैसे सेटअप करना है और वैसे भी कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र एजेंट डिसअलाउ लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक URL डालो, वो नीचे बन जाएगा। और robots.txt आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। वहाँ से जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो, सिंपली इसको कॉपी करो और पेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं पे, ठीक है, स्नोवेयर। तो आपको कॉपी करके पेस्ट करना है बस, सिंपल, इतना सही काम करना है। नहीं तो फिर मैनुअली बना लो, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जैसे डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन मतलब abc.com, और सब डोमेन भी होता है। एक डोमेन होता है, जैसे मैंने बताया स्लैश मैंने ब्लॉग बनाया हुआ तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। अगर यही चीज़ मैंने सब डोमेन पे बनाई होती तो कैसे होती है, blog.expertstraininginstitute.in, ब्लॉग डॉट www की जगह पे लग जाता है ब्लॉग, उसको बोलते हैं सब डोमेन। लेकिन यही है expertstraininginstitute.in/blog, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी और सब डोमेन को हटा दो तो क्या बनता है, क्या बचता है, टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन और डायरेक्टरी के लिए एक ही robots.txt बनेगी, लेकिन जब आप सब डोमेन बनाओगे 1 2 3 जितने मर्जी, उसकी सेपरेट बनेगी। तो इट विल बी डन फॉर बोथ डोमेन एंड ऑल सब डोमेन्स इफ़ यू हैव। तो डोमेन और सब डोमेन की एक नहीं बनेगी, सेपरेट बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इसको डालना कैसे होता है, क्या डालने से क्या होता है। अगर आप यूज़र एजेंट :* लिखते हो, स्टार का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द रोबोट्स, स्टार का मतलब ऑल रोबोट्स, और आपने डाल दिया डिसअलाउ स्लैश का मतलब क्या है, पूरी वेबसाइट ब्लॉक होगी आपकी। और अगर आप स्लैश नहीं डालते तो पूरी वेबसाइट अलाउ हो गई आपकी। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर। अब यूज़र एजेंट स्टार मतलब सबके लिए, लेकिन डिसअलाउ ये 2 फोल्डर ब्लॉक करती है, सिंपली दिख रहे हैं, ठीक है। फिर यूज़र एजेंट, अब बात कर रहे हैं सिर्फ गूगल बॉट न्यूज़ की। ये बॉट जैसे गूगल बॉट न्यूज़ है, गूगल बॉट इमेज है, और सिंपल गूगल बॉट भी है। यहाँ पे गूगल बॉट न्यूज़ के लिए पूरी वेबसाइट को अलाउ किया, पूरी वेबसाइट देखो, अलाउ स्लैश लिख दो तो पूरी वेबसाइट अलाउ है, या डिसअलाउ लिख के कुछ मत लिखो तब भी अलाउड है। तो लिखने का अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक पर्टिकुलर फाइल ब्लॉक कर दी, डिसअलाउ स्लैश, कोई भी HTML फाइल पेज हो सकता है ये। फिर इमेज की बात करें, यूज़र, इस बार इंस्ट्रक्शन सिर्फ हम गूगल बॉट इमेज वाले को दे रहे हैं, डिसअलाउ, इस इमेज को डिसअलाउ कर दो, ठीक है। और अगर सारी इमेजेस ब्लॉक करनी है तो गूगल बॉट इमेज को बोल दो डिसअलाउ स्लैश, मतलब ऑल इमेज, सिर्फ इमेजेस, पेज नहीं, सिर्फ इमेजेस, ब्लॉक ऑल इमेजेस ऑन योर वेबसाइट। क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब गूगल बॉट इमेज को दे रहे हैं तो इमेज के लिए दे रहे हैं ना। अब देखो, अब जैसे डिसअलाउ क्रॉलिंग ऑफ फाइल्स ऑफ अ स्पेसिफिक फाइल टाइप, अगर मुझे सिर्फ हर वो फाइल ब्लॉक करनी है जो HTML से एंड हो रही है, या GIF से एंड हो रही है, या JPG से एंड हो रही है, तो उसको कैसे करते हैं, स्लैश तो आएगा ही हर किसी में। अब फाइल के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन सबके लास्ट में तो .gif लगा हुआ है। तो जहाँ पे जो चीज़ वेरिएबल है, जो चेंज हो रही है, उसको आप स्टार लगा सकते हो, और जो फिक्स है वो एज इट इज़ लिखोगे .gif, तो ऑटोमेटिकली सारी जिफ ब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे यूज़र एजेंट स्टार डिसअलाउ स्लैश, मतलब यहाँ पे भी पूरी वेबसाइट ब्लॉक हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे। अब अगला वाला और अच्छा है, यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये गूगल का ही पेज है बेसिकली, ठीक है। पाथ जो हम लगाएंगे रोबोट्स में, और क्या क्या चीज़ें उससे मैच करेंगी, किस किस कब कब हमारी ऐड, मतलब कब कब गूगल ब्लॉक करेगा, कब कब नहीं करेगा, ठीक है। तो स्लैश का मतलब जो भी URL है, वैलिड URL, वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब पूरी वेबसाइट ब्लॉक है आपकी। स्लैश स्टार लगाया, एक ही बात है, इक्विवेलेंट टू स्लैश, स्लैश भी लगाओगे तो भी आगे के सारे URL ब्लॉक हो जाएंगे।
स्लैश स्टार लगाओगे तब भी आगे के सारे यूआरएल ब्लॉक हो जाएंगे। तो कोई भी बेसिकली डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिए स्लैश फिश, तो स्लैश फिश का मतलब स्लैश फिश जो भी फोल्डर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, स्लैश फिश डॉट HTML होगा या आगे कुछ भी होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। स्लैश फिश को एक फोल्डर भी मान सकता है, ये फाइल भी मान सकता है, तो यहाँ पे फाइल मान रहा है, यहाँ पे फोल्डर मांग रहा है, स्लैश फिश स्लैश सेलमन डॉट HTML ये भी ब्लॉक। स्लैश फिश हेड्स, तो फिश तो आ गया, फिश हेड्स भी होगा तो ब्लॉक। फिश हेड्स स्लैश यमी, फिर फोल्डर के अंदर फाइल, फिर फाइल के अंदर आगे एक पैरामीटर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या ब्लॉक नहीं होगा, हमने फिश विथ स्मॉल एफ ब्लॉक किया था, यहाँ पे फिश विथ लार्ज एफ है तो ये होगा नहीं। फिर फिश है यहाँ पे लेकिन कैट फिश है तो ये भी नहीं होगा। ये फिश है लेकिन यहाँ पे ID इज इक्वल टू फिश है, स्लैश फिश होता तो हो सकता था, ठीक है। फिर हम फिश की बात कर रहे हैं, फिश विद, फिर ये देखेंगे नेक्स्ट हम इसमें स्लैश फिश स्लैश लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे फिश एक फोल्डर की तरह है जैसे, तो ये वो कवर हो जाएगा, ये पैरामीटर वाला कवर हो जाएगा और फोल्डर के अंदर फाइल वाला भी कवर हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लैश नहीं है तो ये कवर नहीं हो रहा, .html है तो ऑब्वियसली नहीं कवर होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फिश का F कैपिटल इसलिए कवर नहीं होगा ये, तो इससे आपकी जो फाइल है वो ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। अब स्लैश फिश स्लैश लगाओ या फिश स्लैश लगाओ तो स्टार्टिंग का तो लगाना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है। यहाँ पे लगाओगे तो ऊपर और नीचे वाला एक ही हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिस भी फाइल के आके PHP लगा हुआ है उसको ब्लॉक करना है, PHP, ठीक है, .php, जहाँ पे .php है आगे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहता कि सिर्फ उन्हीं फाइल्स को ब्लॉक करो जो PHP तक हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे डॉलर लगाना होता है बेसिकली। अगर डॉलर का साइन लगा दें तो वहीं तक URL को कंसिडर करता है, आगे नहीं करता। robots.txt quick, robots.txt must know in order to be found robots.txt file must be placed in the वेबसाइट टॉप लेवल डायरेक्टरी, मतलब रूट में होना चाहिए। इसका नाम robots.txt स्मॉल में होना चाहिए, ओके। और अगर किसी भी वेबसाइट की robots.txt एक्सेस करनी है तो उसके URL के आगे robots.txt लिख सकते हो आप, तो खुल जाएगी वहाँ पे। डोमेन और सब डोमेन के लिए सेपरेट बनानी पड़ेगी और लास्ट में आप साइट मैप भी डाल सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा यूज़र एजेंट जो हम रोबोट्स को कहते हैं, गूगल का गूगल बॉट, गूगल इमेजेस का गूगल बॉट इमेज, बिंग का बिंग बॉट, याहू का स्लर्प, बैदू का बैदू स्पाइडर, डक का डक बॉट, ठीक है। फिर हम इसमें डिसअलाउ भी करते हैं, अलाउ भी करते हैं। फिर क्रॉल डिले, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो गूगल के जो क्रॉलर्स आते हैं मेरी वेबसाइट को क्रॉल करने, उनको क्रॉल बेसिकली उनको मैं बता रहा हूँ कि क्रॉल में कितना डिले करना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्रॉल किस रेट पे करना है वो बता रहे हैं उसको। लेकिन गूगल के जो रोबोट्स हैं इसको फॉलो नहीं करते, याहू के करते हैं, बिंग के करते हैं, यांडेक्स के करते हैं, फिर बैदू के नहीं करते। तो बेसिकली हम तो गूगल की बात कर रहे हैं, तो गूगल के रोबोट जो हैं क्रॉल डिले को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं क्रॉल रेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी आपने करना है आप यहाँ से लो हाई कर सकते हो। क्रॉल डिले इंस्ट्रक्शन वो कंसिडर नहीं करता। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं robots.txt टेस्टिंग की। अब जो भी पेजेस हमने ब्लॉक कर दिए वो एक्चुअली में ब्लॉक हुए हैं कि नहीं हुए, या अभी भी गूगल उनको क्रॉल कर लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे robots.txt टेस्टर। तो टेस्टर लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी टेस्ट योर robots.txt विद द robots.txt टेस्टर। तो इस पर क्लिक किया तो गूगल की वेबसाइट का पेज खुलेगा, अबाउट robots.txt, टेस्ट योर robots.txt विद द robots.txt टेस्टर। यहाँ पे लिखा ओपन robots.txt टेस्टर, तो इस पर क्लिक किया तो फिर गूगल सर्च कंसोल पे आ गए। हम सर्च कंसोल पे आ गए तो वो पूछ रहा है कि किस वेबसाइट की robots.txt टेस्ट करनी है आपने। तो अब गूगल सर्च कंसोल में आप बहुत सारी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट काफ़ी सारी ऐड की हुई यहाँ पे, तो मैंने अपनी जो करंट वेबसाइट है वो यहाँ पे डाली। तो ये बेसिकली robots.txt टेस्टर का जो पेज था वो ओपन हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक URL और इसके आगे एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है। इसमें आप जो भी पेज का नाम लिखोगे या फोल्डर लिखोगे और फिर टेस्ट पे क्लिक करोगे, तो अगर तो वो ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे अलाउड लिखा हुआ आता है, और अगर वो आपने ऊपर कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है तो यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, और वो URL किस ऊपर जो आपने डिसअलाउ किया किसकी वजह से डिसअलाउ हुआ है वो भी रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको टेस्टर बता देगा कि कौन सा URL ब्लॉक हुआ है एक्चुअली में और कौन सा URL ब्लॉक नहीं हुआ। तो ये बेसिकली robots.txt के अंदर हमने करी है सारी चीज़ें कि robots.txt कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या क्या डालते हैं उसके अंदर, टूल से कैसे बनती है, मैनुअली कैसे बनती है, robots.txt के जो यूज़र पैरामीटर, डिसअलाउ, अलाउ क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये किसी की भी robots.txt चेक करनी है तो कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें बेसिकली roboto.txt में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, और मेक श्योर ये होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, और ये कोई ऑप्शनल पार्ट नहीं है, ये मैंडेटरी पार्ट है, आपको डालना ही डालना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन द roboto.txt. Hope you understand the concept of roboto.txt. See you in the next video. Thank you.